अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको बताएं कि 27 तारीख को जो है वो बाकायदे तौर पर आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस सुना जाएगा। वहाँ पे क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती है, इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, सियासी अगर सूरत हाल की बात की जाए तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए हैं। इमरान खान ने बाकायदे तौर पर ऐलान किया है। इसके बाद आगे क्या हो सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो जुनेद को बना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनका नाम दे दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच। सर, क्या समझते हो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी तरामीम पे बहुत सारी दरख्वास्तें उसके ख़िलाफ़ आई थी, ये केस 27 तारीख को जो है वो सुना जाएगा, हेयरिंग होगी उसकी बाकायदे तौर पर। क्या कुछ नई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, सबसे अहम चीज़ तो इस पे स्टार्ट में ये होगा कि जितने भी पटिशनर हैं उन तमाम की मतलब 100% पटिशनर्स की रिक्वेस्ट ये है कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाई जाए। ठीक। अब सबसे पहला नुकता तो जब ये समाअत मुकर्रर होगी, 8 जजेस साहिबान जब बैठेंगे तो उनके पास सबसे पहला जो है सवाल यही होगा कि जनाब ये बताएं कि हमारी रिक्वेस्ट है कि ये फुल कोर्ट सुने, क्योंकि एक तो ये आईन पाकिस्तान को जो तरमीम की गई है उसको चैलेंज किया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 26वीं तरमीम के नतीजे में ही जो कमीशन बना है उस कमीशन ने इन तमाम जजेस को यहाँ पे मुकर्रर किया है और ये उसके बेनिफिशरी हैं बज़ाहिर। तो इसलिए बेहतर नहीं कि ये खुद सुने, बल्कि ये रेफर कर दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और वो फुल कोर्ट बनाए। सबसे पहला नुकता तो ये होगा। अब ये देखना होगा कि इन 8 जजेस में से अगर 5 जजेस भी इस रिक्वेस्ट की हमायत कर देते हैं और कह देते हैं कि जनाब ठीक है, होना चाहिए, तो फिर तो फुल कोर्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक। और अगर 5 नहीं करते और 3 करते हैं, 2 करते हैं या 5 जो है वो इस चीज़ के हामी होते हैं कि नहीं हम ही सुनेंगे, तो फिर इस यही बेंच सुनेगा और फिर वो फैसला करेगा। बुनियादी नुकता यहाँ से है। इसी सवाल के जवाब से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है कि क्या करने जा रहा है। अगर वो अपने पास रखेंगे तो इसका मतलब है कि फिर वो 26वीं तरमीम को भी बरकरार रखेंगे, वो स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये समझते हैं कि ये इंट्रूजन है पार्लियामेंट एग्जेक्टिव की अदलिया के इख्तियारात के अंदर, कि अगर एग्जेक्टिव की जहाँ पे मेजॉरिटी जिस कमीशन में होगी वो बेंचेस अगर बनाएगा तो इसका मतलब है कि एग्जेक्टिव बेंचेस बना रही है, अदलिया के पास पावर नहीं है। तो ये वो बुनियादी असूल है जिस वजह से इसको चैलेंज किया गया। तो वहां से अंदाजा होगा 8 जजेस को अगर आप देखें तो इनमें से बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि 4-5 ऐसे जजेस हैं जो ये ओपिनियन दे सकते हैं कि फुल कोर्ट में मामला चला जाए, क्योंकि अभी पिछले जितने कुछ केसेस हुए हैं उनके अंदर जो ओपिनियन या माइंड सामने आया जजेस का, उसके अंदर जमाल मंदोखेल साहब ये कह सकते हैं। इसमें जो है कि जस्टिस अमीन साहब मेरा ख्याल है शायद ना कहें, क्योंकि वो तो पहले ही अपने आप को वोट दे के इसका सरबराह बने हुए हैं, तो वो उनकी तो ख्वाहिश होगी मैं ही रहूँ और ये दुनिया का वाहिद जज सर जी। और मोहम्मद अली मजहर साहब जो है 50-50 हैं, क्योंकि अगर 26वीं तरमीम रहती है तो वो नेक्स्ट जो पैनल ऑफ जजेस बनेगा चीफ जस्टिस के लिए, तो उसमें वो तीसरे नंबर पर होंगे। जैसे अभी तीसरे नंबर पर यही अफरीदी साहब थे, उनको बनाया गया, तो इनको भी ख्याल होगा कि अगर जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब को इस दफ़ा नहीं बनाया तो फिर नेक्स्ट टाइम भी नहीं बनाया जाएगा, तो मुझे बना दिया जाएगा। तो ये उनका एक इंटरेस्ट हो सकता है, इस वजह से शायद वो बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो सपोर्ट ना करें। जस्टिस अतर मिनल्ला जो है कि वो जिस सोच के हामिल हैं तो वो तो इस तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। उनका जो मिजाज है हमें अंदाजा है उनका, वो भी नहीं हो सकता। फिर जस्टिस हसन रिजवी साहब फौजी अदालतों के केस के अंदर जो उनके रिमार्क्स थे बड़ी क्लैरिटी के साथ, जस्टिस आयशा बड़ी क्लियर है सारे मामले के अंदर। तो जस्टिस मुसरत हिलाली का क्या फैसला होगा वो डिसाइसिव होगा। तो ये जो कंपोजिशन है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें इस वक्त तक 4-4 की पोजीशन नजर आ रही है और 1-2 जजेस के ऊपर लोगों के ख्याल है कि चाहिए कि ये अगर इधर हो गए तो फैसला उधर हो जाएगा, उधर हो गए तो फैसला उधर हो जाएगा। तो ये सिचुएशन तो 26वीं तरमीम की है। फुल कोर्ट, बहुत सारे जो है वो कोर्ट रिपोर्टर्स जितने भी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई सर, वो ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनेगा। तो अगर फुल कोर्ट बनता है तो फिर उसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आईनी तरामीम अंडू हो जाएंगे, क्या होगा? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। 26वीं तरमीम में एक जो हिस्सा है वो है अदलिया बेंचेस की क़याम और इस सारे से मुतालिक, और जो 191 के तहत जो इख्तियारात लिए गए हैं वो सारे मामला हैं।
इस हद तक मेरा ख्याल है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है अदलिया। और ये जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो पावर ऑफ ट्राइकॉटमी का है कि इस रियासत के 3 पिलर हैं, हर किसी का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट्स को अंडरमाइन किया गया और एग्जेक्टिव जो है वो आ गई है बेंच बनाने के लिए। तो इस नुक्ते को तो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। जहाँ तक इसकी इस्लामिक और बाकी जो तरमीम से मुतल्लिक है, तो वो मेरा ख्याल है कि उसको शायद नहीं छोड़ेंगे, और अगर फुल कोर्ट ने आया भी तो वो सिर्फ उन मामलात को स्ट्राइक डाउन करेगा या पार्लियामेंट को कहेगा कि रिकंसिडर करें इनके ऊपर, जो आला अदालतों के इख्तियारात को कम कर रहे हैं या इख्तियारात को रेगुलेट कर रहे हैं और वो रेगुलेशन हुकूमत के पास चली गई है, इसको वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट की हलचल के हवाले से बात हो गई। सर एकदम मुज़ाकरात ख़त्म करना, कल 12 बजे तक का टाइम था कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं 9 मई और 26 नवंबर पे, और जुडिशल कमीशन जो है वो बनाने में हिचकिचा भी रही थी हुकूमत। एक तो वो कहते हैं कि 26 नवंबर को कुछ हुआ नहीं, 9 मई को जो है वो कुछ अनासिर ने आके फौजी तनसीबात पे हमले किया, तो फिर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना? कि 9 मई पे उन्होंने कहा जी कि तो केसेस जो है ट्रायल चल रहे हैं, अब तो वहाँ पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी हैं, कुछ को सजाएं हो चुकी हैं, कुछ फाइनल स्टेज के ऊपर है, तो इसलिए कमीशन नहीं बनता। 9 मई पे तो उन्होंने इनकार कर दिया। 26 नवंबर कहता है जी कुछ हुआ ही नहीं, हमें लिस्टें दे, ये करें। वो लिस्टें सारी उन्होंने अदालत के अंदर भी तो केस किया हुआ ना कि जनाब ये हमारे लोग गुमशुदा हैं, ये हमारे जो है कि जहाँ बाक हो गए हैं, और इसके ऊपर जो है केस दर्ज किया जाए। दरख्वास्त वहाँ भी दी हुई है, उसी का रिकॉर्ड जो है कि वो देख लें, उसके सामने आ जाएगा सारा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी इसको टाइम पास करने के लिए चीज़ों को उलझा रही थी, आगे लेके जा रही थी। दूसरा मामला ये है कि अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, मामलात को फाम तफहीम से हल करना चाहते हैं, तो फिर आप मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान के घर पे छापे क्यों मार रहे हैं? बिल्कुल, असल तो इशू ये है ना कि जब एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप दोबारा से गिरफ्तारियां, छापे और इस किस्म का तर्ज अमल रखेंगे, तो यकीनी तौर के ऊपर जो पहले से ही ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर अगर मजीद इजाफा होगा तो फिर यही कहा जाएगा ना जी ठीक है, अगर आप नहीं करना है तो करते रहे, 2 साल से कर रहे हैं और आप करते रहे, मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा है? सही। और इसलिए उन्होंने जो अनाउंसमेंट भी किया, तो उन्होंने यही कहा है कि आप इसके ऊपर पेशरफ्त अगर हमें यकीन दहानी कराते हैं, फिर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। और अभी भी स्पीकर ने जो इजलास बुलाया है, उसमें उमर अयूब ने तो कहा कि नहीं, लेकिन बैरिस्टर गौर ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप हमें यकीन दहानी कराते हैं कि कमीशन के हवाले से पेशरफ्त होगी, तो हम बैठने के लिए अभी भी तैयार हैं। तो ये ऑप्शन अभी भी मौजूद है। हुकूमत इसके किस हद तक जो है कि अब कमीशन की तरफ जा सकती है, जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती, ये हुकूमत को जो है थोड़ा सा अपना जो है कि वो करना पड़ेगा। जी सर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए हमने देखा ये तीसरा नाम आ गया। पहला शेर अफजल मरवत का नाम आ रहा था, उसके बाद फिर उसको हटा दिया, शेख वकास अकरम का नाम दे दिया इमरान खान ने, फिर आज जुनैद अकबर जो उनका एमएनए है उसका नाम जो है वो आगे दे दी। चल क्या रहा है, क्यों ये बार बार ये नाम खास कर चेंज हो रहा है? देखिए, शेर अफजल मरवत का तो मेरा ख्याल है उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब खुद इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने खुद लॉन्च किया था अपने आप को कि जनाब, और उन्होंने ख्वाहिश का भी इजहार किया, कुछ लोगों को अप्रोच भी किया और कहा कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं कि जी नामजद हो गया। नामजद उस वक्त कोई भी नहीं हुआ था। बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो पहला नाम नामजद हुआ अपोजिशन की जानिब से, वो शेख वकास अकरम का था। और शेख वकास अकरम जो है कि वो हुकूमत कह लें, उनको शायद वो पसंद नहीं थे। अब पार्लिमानी रवायत के मुताबिक अपोजिशन लीडर, हुकूमत कह लें सर, उनको पसंद नहीं था। हाँ, हुकूमत कहें या असल हुकूमत कहें, जो भी कहें, उसको पसंद नहीं था वो। सही। तो जो ये अपोजिशन लीडर के लिए ये मुख्तस किया गया था जी कि वो खुद, जैसे चौधरी निसार खुद बने थे, खुर्शीद शाह भी रहे, और शहबाज शरीफ ने खुद बनने की बजाय राना तनवीर का नाम दे दिया था, उनको बना दिया गया था, और फिर एक ज़माने में नदीम अफजल चंद को भी बनाया गया था। तो ये उमर अयूब की सवाबदी थी, वो खुद बनते या नाम दे देते। अब शेख वकास का नाम दिया, लेकिन हुकूमत ने उनको नहीं बनाया। ये मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ बदनीयती थी, जिसकी वजह से इतनी ताख़ीर हुई थी। ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। और अब उन्होंने फिर 5 नाम दिए थे, और उसमें से जुनैद अकबर के ऊपर इत्तफाक राय हुआ और वो बना दिए गए। ये काम शुरू में हो जाना चाहिए। और शेख वकास अकरम को भी अगर आप बनाते तो इसमें अगर अपोजिशन की सवाब दी जाए तो फिर उसको रिगार्ड करना चाहिए था। हुकूमत ने मेरे ख्याल इसमें थोड़ी ज्यादती की है, उसको इतना इसको नहीं लेना चाहिए। कल अपोजिशन में अगर हुकूमत आती है और ये कहते हैं कि हम फलां को बनाना चाहिए, और स्पीकर का ये हमने नहीं बनाना, हमारी मर्जी का बनाए, तो फिर क्या होगा? तो इस चीज़ को, ऐसी रवायात कायम नहीं करनी चाहिए जो कल आपको भी उनका सामना करना पड़े। लास्ट सवाल लीजिएगा सर, आप क्या समझते हो, इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं?
आपका अपना क्या तज़्ज़िया है, चूँकि इतना टाइम आपने सहाफ़त की है, आप चीज़ों को देख रहे हैं, ख़ासकर पॉलिटिकल मामलात को नज़दीक से देख रहे हैं, तो इमरान खान का मुस्तक़बिल आपको कहाँ जाते हुए देख रहे देखिए, हैं? पाकिस्तान की सियासत में अगर किसी का मुस्तकबिल है तो इमरान खान ही है। कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में हमेशा जब भी सियासी रहनुमाओं को कत्ल किया गया या जेलों में डाला गया या मुल्क बदर किया गया या उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए या उनकी किरदार कुशी की गई, तो उनके पाकिस्तान की सियासी जमातों में जो इलेक्टेबल और जो इस किस्म के लोग थे, उन्होंने सियासी जमातों को जकड़ा हुआ था। वो जब भी सियासी जमात को छोड़ते थे, दूसरी जमात की तरफ जाते थे, तो पार्टी फारग हो जाती थी। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, फिर आप मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो आप देख लें। ये पहला मौका था जब पीटीआई इमरान खान को अंदर डाला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो या शेख मुजीब या इवन जो है कि आपका नवाज शरीफ को डाला गया था। लेकिन अच्छा, इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, आईपीपी बनाई गई, पीटीआईपी बनाई गई, बहुत से लोगों को निकाल के दूसरी जमातों में शामिल करवाया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जो पॉलिटिकल पार्टी की ताकत होती है वो अवाम होते हैं। बिल्कुल। बाकी जमातों में अवाम उन लोगों के साथ जो पार्टियां छोड़ते थे, उनके साथ बिरादरी की वजह से, किसी भी वजह से उस जमात में शामिल हो जाते थे जिधर वो जाते थे। इस दफा ये हुआ कि पूरी रियासत, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी इलेक्टेबल, तमाम ये छोड़ के पीटीआई को अवाम ने नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो अवाम अगर जिस पार्टी के साथ है, जिस लीडर के साथ है, पार्टी तो ना कि जिस लीडर या जिस बंदे के साथ है वो इमरान खान है, तो इसलिए मुस्तकबिल तो इमरान खान का। जब तक अवाम उसके साथ है, ये साबित हो गया कि आप पूरी की पूरी रियासत की ताकत इस्तेमाल कर लें, अदलिया को इस्तेमाल कर लें, आप हर चीज को इस्तेमाल कर लें, लोग उसके साथ खड़े हैं। 8 फरवरी को ये साबित हो गया। तो इसलिए मुझे तो इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल महफूज लगता है, बाकी सबका गैर महफूज है, जब तक कि अवाम के साथ वो गहरे रवाबत मजबूत नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। इमरान खान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। सर, आपका ये तज़्ज़िया है, और ये तज़्ज़िया पूरी जो अवाम, आपके हर किसी से पूछो तो वो यही कहते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।